नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस विश्वास के साथ मैं इस वीडियो या अलग-अलग वीडियो को आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप समयानुसार अच्छे से इन वीडियोस का अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उसको अच्छे से कन्फर्म कर रहे होंगे। बड़ी दिक्कत ये है कि जो लोग मान लीजिए लाइव क्लास लिए तो ठीक नहीं लिए तो भी कुछ मतलब कमेंट्स में बताते भी नहीं कि क्या स्थिति है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें क्लियर हैं, जो भी हो। अगर नहीं कुछ कर रहे हैं इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है, दो ही कंडीशन है। फिर भी अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं आज हम उसके आगे आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो उच्चारण स्थान है उसके विषय में, क्योंकि इसके पहले हमने सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र को पढ़ा था कि कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्णी होते हैं, समान जात के होते हैं, ठीक ना। तो उस विषय को पढ़ने के पश्चात इस अब हम पहले उसमें एक जो सूत्र था उसमें लिखा था तलवाद स्थान माभ्यांतर चेति सावर्ण्यम वाच्यम, इस तरह से था कि जो तालवाद स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न है, यदि इन ये जिन वर्णों का आपस में मिल रहे हैं वही वर्ण आपस में सवर्णी होते हैं। तो तालवाद स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न यह क्या है, जब ऐसा प्रश्न पूछा गया पांडे जी से तब उन्होंने अलग अलग करके अभ्यंतर प्रयत्न को भी और जो उच्चार स्थान है उसके विषय में बताते हैं। तो अब फिर से एक बार जो तुल्यास प्रयत्नम वाला सूत्र था, ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा देख करके तब हम इस पे पुनः आएंगे तो आपको बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक ना। क्या लिखा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तुल्यास जो लिखा है तो उसका अर्थ ये हो जाएगा, तो इन्होंने कहा तालवादी स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, दो शब्द लिखा गया है कि तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिन दो वर्णों के, यही आगे लिखा है द्वय माने दो, चेत, ठीक है, चेत यदि एतत् द्वयम, यदि जिन वर्णों का, जिन दो वर्णों का उच्चार स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आपस में मिल रहा है वही दो वर्ण सवर्ण संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर एकदम ना। अब प्रश्न ये उठा कि यह उच्चार स्थान था तालुवाद उच्चार स्थान क्या है और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग उच्चार स्थान के विषय में देख लेते हैं, फिर आगे प्रयत्न के विषय में बताया जाएगा। अब यहाँ आपके सामने है अथ स्थानानि, अर्थात अब हम स्थान उच्चार स्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर कोई पूछे कि उच्चार स्थान क्या है तो आप बताएंगे कि यदि हम किसी वर्ण का मुख के जिस स्थान से उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक ना, तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में मुख का जो आंतरिक भाग है अथवा बाह्य भाग है, ठीक ना, बाह्य भाग मत लिखिए, यहाँ आंतरिक ही लेंगे क्योंकि सब उसी में आ जाएगा। तो कहा कि किसी भी वर्ण के उच्चारण के समय जिह्वा अथवा वायु जिस स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए वर्ण बाहर निकले वह स्थान विशेष ही उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक ना। क्या बना परिभाषा कि यदि कोई किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय उस वर्ण के बोलने में जो जिह्वा अथवा वायु जिस स्थान विशेष को स्पर्श करती है वह स्थान विशेष ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक ना। सिंपल परिभाषा एक लाइन में अगर देना चाहेंगे आप तो लिखेंगे कि किसी वर्ण के उच्चारण के समय यदि हमारी जिह्वा जिस स्थान या वायु जिस स्थान विशेष को स्पर्श करता है वह स्थान विशेष ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा है, अलग अलग करके लिखा गया है, तो इसको हम यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं और फिर यहीं पर हम समझते चले आते हैं। ठीक, चलिए
अब हम देखते हैं, लिखा है सबसे पहला आपका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब देखिए ये जो सूत्र है, यह चार चीजों को बताया कि इन ये जो चार प्रकार के वर्ण हैं, इनका उच्चार स्थान कंठ होता है। जैसे यहाँ पर अ है, इस अ से आपको 18 प्रकार के अ का बोध होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है। क्लियर एकदम ना? वहां बताया गया था ना कि अ से हम क्या समझते हैं, 18 प्रकार के अ को हम समझ जाएंगे। उ से हो जाएगा क वर्ग, और फिर अगला है ह, और अंतिम है विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। यही जो आपका विसर्ग है। तो इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, ठीक ना? तो ये हो गया वर्ण और ये हो गया उच्चारण स्थान। एग्जाम में बहुत पूछता है, इस वजह से बता रहे हैं। तो एक हो गया वर्ण और एक हो गया उच्चारण स्थान। तो वर्ण के विषय में इन्होंने लिखा अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो इन्होंने कहा कि जो 18 प्रकार के हैं, क वर्ग है, ह है और विसर्ग है, इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है। इसको बोलने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सूत्र याद है तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुरंत ही आप क्लियर कर लेंगे। कभी कभी सूत्र भूलने में आ जाता है, तो उस समय हम इसका उच्चारण करके भी समझ सकते हैं। अभी पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको मतलब कि समझाएंगे कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं और यह आसानी से आपको एग्जाम में क्लियर कर सके। अब आप जानते हैं उच्चारण स्थान से चाहे जो भी आप एग्जाम दीजिए, एक दो प्रश्न अवश्य ही आते हैं, निश्चित है। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा सूत्र लिखा, इचुय शानाम तालु, इचुय शानाम तालु। अब इचुय शानाम तालु के विषय में फिर वही आया गया कि जो ई है ये 18 प्रकार का है, और जो चू है अर्थात च वर्ग है। अब च वर्ग माने आप जान गए क्या? च, छ, ज, झ और इया। वैसे ही ये भी होता है, क वर्ग माने क, ख, ग, घ, ङ। फिर इसके बाद है श, ठीक ना? ई, अरे सॉरी, पहले यह था फिर श था। क्या है आपका? यह है और फिर श है। अर्थात यहां भी आपने देखा क्या कि ई, च वर्ग, य और श, अरे सॉरी यहाँ हलंत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? तालु। उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक ना? तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया तालु। फिर इसके बाद अगला सूत्र इन्होंने लिखा ऋटुषाणाम मूर्धा। क्या लिखते हैं? ठीक है ना? तो इचुषा नाम तालु से ई, अच वर्ग, य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बता दिया इन्होंने? ताल। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। है?
ठीक है, फिर हम इसके आगे देखते हैं। इचवी शानाम तालु हो गया। अब आता है रिटिन शानाम मूर्धा। ठीक ना, जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप वैसे जानते भी होंगे लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अगला क्या है, री टूर शाणाम मूर्धा। ठीक ना, अब यहाँ फिर वही होगा, री कितने प्रकार का है, तो भैया 18 प्रकार का है। टू अर्थात ट वर्ग, फिर इसके बाद क्या है, र है, फिर इसके बाद स है, अर्थात पुनः फिर 4 वर्णों का उच्चार स्थान क्या है, तो आपका मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। फिर इसके बाद आता है, अब टू मिष्टा वर्ग है, अब ऋतूल, ऋतूल शानाम दंताः, अर्थात लृ कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का। टित्ता वर्ग, फिर ल और फिर श, पुनः 4 प्रकार के वर्णों का उच्चार स्थान क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इसको आसान है याद करने में। दंत में देखिए द है, न है और त है, मतलब त वर्ग के वर्ण आ रहे हैं, इससे आप याद कर लेंगे, त वर्ण वाले इसमें आ जाते हैं। अभी और बताएंगे तरीका। पिल्लुतुल सानाम दंता के बाद आता है ओपोपद मा निया नाम ओष्ठव, अरे उपपदमानिया नाम ओष्ठव। अब यहाँ पर देखिए उ आ गया, कितने प्रकार का, 18 प्रकार का। प वर्ग है, और फिर उपधमानीय है। उपधमानीय में क्या है, तो यदि हम प और फ के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, तो यह जो अर्ध विसर्ग है इसी की एक संज्ञा होती है उपधमानीय। अभी आपको उस दिन बताए थे कि जो विसर्ग होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य विसर्ग होता है, एक जिह्वामूलीय होता है, एक उपधमानीय होता है। तो वही चीज यहाँ पर दिया है कि जो उपधमानीय है और प वर्ग है और उ है, इन सब का उच्चार स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। क्लियर एकदम ना। फिर इसके आगे देखिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, खाली ऐसे पढ़ लीजिए, उच्चार स्थान याद करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है यम मंगणनम नासिका च, अरे सॉरी, य म ng ण ना नाम नासिका च। अब यही जो च पद है यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है या एक तरह समझने वाला है। पहले तो इसको समझ लीजिए कि जो य है, म है, ng है, ण है और न है, इन पांचों का उच्चार स्थान मुख्य रूप से क्या है, तो नासिका है, यह मुख्य रूप से है। और गौण रूप में क्या है, तो अलग अलग है। ठीक ना, जैसे अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक ना, क्या है, पहले इन्होंने कहा च, च शब्द का अर्थ है और, पहले इन्होंने क्या कहा कि यम मंगणना नाम नासिका, अर्थात यम मंगणना नाम का उच्चार स्थान नासिका होता है और। अब जैसे ही और शब्द आया तो तुरंत प्रश्न बना कि और क्या, तो अब ये क्रम से आप समझेंगे। जैसे य है तो ये च वर्ग का है, अब च वर्ग का उच्चार स्थान क्या है, तालु, मतलब यह अर्थ निकला कि यह जो य है
यह नासिका के साथ साथ क्या है, तालु भी है, अर्थात नासिका और तालु दोनों से बोला जाता है। फिर बात आता है म, और म किस वर्ग का है, तो प वर्ग का है। किस वर्ग का है, प वर्ग का, और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसका मतलब ये रहा कि जो म है यह नासिका और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। ङ है तो यह क वर्ग का है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। इसका मतलब ये रहा कि जो ङ है यह नासिका प्लस कंठ दोनों से बोला जाता है। वैसे ही ण है, ये किस वर्ग का है, ट वर्ग का। अब आप जानते हैं ट वर्ग का उच्चारण क्या है, मूर्धा है। इसका मतलब ये भी रहा कि यो न है या नासिका प्लस मूर्धा है, और न क्या है, तो न है त वर्ग का अर्थात दंत। तो मतलब ये रहा कि ये जो आपका न है या नासिका और दंत दोनों से बोला जाता है। बस सिंपल सी बात इसमें इन्होंने यही बताया कि यमंगणानाम नासिका च, अर्थात जो यमंगणनम है अर्थात पंचमाक्षर वर्ण हैं, इन पंचमाक्षर वर्णों का उच्चारण स्थान मुख्य रूप से नासिका होता है। इसके अतिरिक्त च माने और, अब क्रम से एक तरफ से उठाएंगे। य है तो च वर्ग का है, तो इसका मतलब च वर्ग माने तालु, तो नासिका प्लस तालु से बोला जाता है य। म उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ठीक ना, किस वर्ग में आ रहा है, प वर्ग में, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, अतः नासिका प्लस ओष्ठ। न म, न का बोलते हैं तो दंत से है, तो इसका मतलब नासिका और दंत। ङ बोलते हैं तो नासिका और कंठ, ठीक हो गया ना। ण बोलते हैं तो नासिका और मूर्धा। क्लियर एकदम ना, ये बात एकदम अच्छी से आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि आप पढ़े भी हैं। तो सिंपल सी परिभाषा, अरे यह जो सूत्र है आपको इतने समझा दिया कि भाई ये जो पंचमाक्षर हैं जो नासिका मुख्य उच्चारण स्थान है, इसके साथ साथ ही यह अन्य स्थान से भी बोले जाते हैं। तो क्रम से आप खाली कर लीजिए, जैसे आपने लिखा ñ, म, ङ, ण और न, ठीक ना। इसका क्या है तो तालु है, इसका क्या है तो ओष्ठ है, इसका क्या है तो कंठ है, इसका क्या है तो मूर्धा है, और इसका क्या है तो दंत है। ठीक हो गया ना। अब ये हो गए। अब हम क्या करेंगे मुख्य रूप से, पर हमको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए था, ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ लिखते हैं नासिका, ठीक है, सब में रहेगा नासिका, क्योंकि नासिका क्या है, मुख्य है। तो नासिका प्लस कंठ, नासिका प्लस मूर्धा, नासिका प्लस दंत, ठीक ना। और कौन कौन से हैं, तो दंत वाले में आपका आ जाएगा न, मूर्धा वाले में आ जाएगा ण, कंठ वाले में आ जाएगा ङ, ओष्ठ वाले में आ जाएगा म, और तालु वाले में आ जाएगा ञ। यही है, इन पंचमाक्षरों का मुख्य उच्चारण स्थान नासिका है, और गौण रूप से या इसके साथ साथ अलग अलग उच्चारण स्थान है, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब हम चल देते हैं इसके आगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर समझ गए होंगे अच्छी बात है। अब हम उसके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो यमंगणा नासिका च, इसके बाद आता है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। अब ये देखिए ए दैतोह का अलग करेंगे, बन जाएगा एत प्लस एतोह, एत प्लस एतोह, ऐसे ए दैतो ना, एत प्लस आयतोह, ऐसे हो जाएगा एत प्लस आयतोह। तो यहाँ तपरस्त काल से एक सूत्र है, उसकी सहायता हम लेंगे। तो यहाँ से आपको ए मिलेगा और यहाँ से आपको ऐ मिलेगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इन्होंने बताया कंठ प्लस तालु दोनों हैं। जैसे
यमंगणानाम नाम नासिका च में आपने देखा था कि यमंगणम जो पंचमाक्षर हैं इनका मुख्य रूप से तो नासिका है, साथ ही साथ अन्य तालु कंठ मूर्धा दंतोष्ठ भी है। और ऐसे ही ए दैतो का उच्चारण क्या है, कंठ तालु है। अब प्रश्न बनता है कि आखिरकार हम ए ऐ जो स्वर वर्ण हैं इनका हम कंठ तालु कैसे दोनों का सहयोग लेकर के हम इसका उच्चारण करते हैं, तो इसको समझिए। यहाँ पर आपकी गुण संधि है, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है, ठीक ना। ये गुण संधि का है संज्ञक वर्ण है और यह वृद्धि संज्ञक वर्ण है, आप सब जानते होंगे। अब इसको समझिए। अब यहाँ पर जो ए है आप जानते हैं कि जब हम अ प्लस ई इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। इसका मतलब ये रहा कि अगर हम इसको पिता मान लें, इसको माता मान लें, तो माता पिता के लक्षण किस में आते हैं, पुत्र अथवा पुत्री में आते हैं। तो यदि यह इसके माता पिता हैं तो इसमें स्वाभाविक क्रिया है कि इसके जो आरएनए डीएनए हैं अर्थात जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वह अ में जरूर मिल जाते हैं। अब अ का कंठ हो गया और ई का तालु, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु दोनों। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऐ। हम लोग गलत उच्चारण कर देते हैं लेकिन शुद्ध क्या है, ऐ कहेंगे, ऐ। क्लियर ना। अब आते हैं हम यहाँ ऐ पर। जब ऐ में हम देखते हैं तो यह अ प्लस ए का हम संधि जब करते हैं तो क्या बन जाता है, ऐ। अब इसी ए को अलग करेंगे, पुनः अ प्लस ई मिल जाएगा। तो यहाँ पर अ एक क्या हो गया, कॉमन हो गया। मैथ में इस तरह से होता है ना, अलग कर देते हैं। तो एक ही अ बचा और फिर ई बचा, और अ का फिर हो गया क्या, कंठ, और ई का हो गया तालु। पुनः वही कंडीशन आ गया, इसलिए ए ऐ दोनों का उच्चारण क्या हो जाता है, कंठ तालु हो जाता है। क्लियर ना। यहाँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। अब अगला जो आपका सूत्र आता है उसको देख लेते हैं। सेम कंडीशन वहाँ भी है, वहाँ भी गुण वृद्धि संज्ञक है, वहाँ भी दो उच्चार स्थान मिलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ओदयतोह कंठ, ओ दवतोह कंठोष्ठम, ओ दवतोह कंठोष्ठम। कंठोष्ठम ना, अच्छा कंठोष्ठम है। अब हम अलग करेंगे तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा, ओत आ जाएगा, फिर आओ आ जाएगा, फिर वही तपर तत्काल से लग जाएगा। यहाँ जो ओ है, ठीक है, और यहाँ क्या है, आओ है। ये कैसा है, तो वृद्धि वाला है, और ये कैसा है, तो गुण संज्ञक का है। इसको अलग करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा अ प्लस उ। आप जानते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और उ का क्या होता है, ओष्ठ। तो जब अ और ओ माता पिता का गुण मिला और पुत्र बना क्या आपका ओ गुण संज्ञक, तो इसके जो आरएनए डीएनए है कंठोष्ठ है वो किसमें आ जाएंगे, ओ में, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो जाता है, कंठोष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार हम वृद्धि वाले में देखेंगे, अ और प्लस ओ को मिलाएंगे तो बन जाता है आओ। अब यहाँ जो ओ है वो भी हम अलग अलग करें तो ये भी क्या हो जाए, अधन उ, पुनः वही कंडीशन की अ कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया उ, यही हो गया इसका कंठ, और इसका हो गया ओष्ठ। हम मिला दिए तो बन गया कंठोष्ठ। क्लियर एकदम ना। तो सेम वही कंडीशन है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान दो हो जाता है, कंठोष्ठ। ठीक ना, क्योंकि यह कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, औ। वहाँ क्या था, औ, यहाँ औ, ठीक ना। तो इस तरह से हम समझ गए। अब अगले सूत्र की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बड़ा अच्छा है उच्चारण स्थान आपका, अगर ये आपको याद है तो आप निश्चिंत रहें कि आपका कम से कम 2 नंबर तो कंफर्म रहेगा हमेशा के लिए। चाहे जो पेपर देने जाएं, चाहे हिंदी से संबंधित या संस्कृत संबंधित, ये आता ही आता है। क्लियर एकदम ना। चलिए अगला लिखा है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम।
अर्थात यह जो व है, वकार माने सिर्फ व, इस व का उच्चार स्थान क्या है, तो दंत प्लस ओष्ठ दोनों हैं, ठीक ना। इसको जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जिह्वा हाथ का दांत के पास भी आते हैं, ओष्ठ मिलते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, दंतोष्ठ हो जाता है। और एक अगला सूत्र है जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, अर्थात जो जिह्वा जिह्वा मूलीय का उच्चार स्थान क्या है, तो जिह्वा मूल माने जीव का जो मूल जड़ स्थान है वहां से इसका उच्चार करते हैं। अब करने वाले करते होंगे भैया, पहले के जो विद्वान ऋषि मुनि होते थे, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि यदि क और ख के पहले क्या हो, अर्ध विसर्ग हो, तो यही अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है, तो जिह्वा मूलीय कहलाता है। क्लियर है ना। तो बस इतना इन्होंने कहा कि जिह्वा मूलीय से माने जिह्वा मूल का उच्चार स्थान जिह्वा मूल ही होता है, अर्थात जब क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लगा देते हैं तो यही जिह्वा मूल कहलाता है। क्लियर ना। अंतिम है आपका नासिकानुस्वारस्य, नासिका यहाँ वगैरह है नुस्वारस्य, अलग करेंगे तो बन जाएगा नासिका प्लस अनुस्वारस्य। अब अनुस्वार षष्ठी विभक्ति, इसका मतलब अनुस्वार का षष्ठी हो गया ना, अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या है, तो नासिका है। ये हमेशा याद करते कर लीजिए कि अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अच्छा, एक बात विसर्ग के विषय में चीज जान लीजिए, अगर सामान्य रूप से वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है, तो आप अको विसर्जनीय नाम कंठ के माध्यम से बता देंगे कि कंठ है। लेकिन अगर मान लीजिए चह लिखा है, ठीक ना, या रामः लिखा है, अर्थात किसी वर्ण के साथ यदि यह उच्चार स्थान सॉरी विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग का उच्चार स्थान वही हो जाता है। ऐसे रामः, तो यहाँ पर उच्चार स्थान विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यदि लिखा है चह, ठीक है, तो यहाँ पे च के साथ विसर्ग बोला जा रहा है, इसलिए विसर्ग का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। मतलब ये रहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ विसर्ग का उच्चार स्थान पूछे तो आप कंठ ही बताएंगे, किंतु यदि विसर्ग को किसी वर्ण के साथ जोड़ करके पूछा जा रहा है तो उस वर्ण का जो उच्चार स्थान होगा वही उच्चार स्थान कंठ का विसर्ग का होगा। क्लियर एकदम ना। चलिए, आपका ये हो गया उच्चार स्थान। अब इस उच्चार स्थान को हम अच्छे तरीके से एक बार विस्तार से याद करने के तरीके से समझते हैं। अब तो ये हम समझ गए कैसे कैसे क्या क्या है, लेकिन अब हम कैसे याद करेंगे इस चीज को हम देखें। अब देखिए, ये आपके सामने हो आज गया क्या, उच्चार स्थान जो सूत्र है, ठीक ना। अब सबसे पहले लिखा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इचुषा नाम तालु ऋतुषा नाम मूर्धा लितुलसा नाम दंता उपपद्वानीया नाम ओष्ठव अयमंगना नासिका च, एकदम क्रम से सब लिखा है। तो हमने क्रम से आपको बताया कि देखो यहाँ पर अ है, यहाँ पे क वर्ग है, यहाँ पे ह है और यहाँ पर विसर्ग है। ये चार मिल जाते हैं, यहाँ पर ई है, च वर्ग है, य है और श है। यहाँ पर री है, ट वर्ग है, र है, श है। यहाँ पर री है, त वर्ग है, ल है और श है। यहाँ पर उ है, प वर्ग है और प्रधमानीय है। यहाँ पर पंचमाक्षर हैं। यहाँ पर ए ऐ है, यहाँ पर ओ औ है, यहाँ पर व है, तो यहाँ पर जिह्वा मूल है और यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है। यही आपको हमने अभी तक समझाया है। अब हम इसको एक याद करने के तरीके से समझेंगे, कैसे ये हमको याद होगा। आप जानते हैं कि जब आप स्वर पढ़ते हैं तो आ ए ई ओ ऐसे करके पढ़ते हैं, और जो वर्ग होता है तो सबसे पहले क्या आता है भैया, तो क वर्ग आता है, फिर क्या आता है, च वर्ग आता है, फिर क्या आता है, तो ट वर्ग आता है, फिर क्या आएगा आपका, त वर्ग आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, तो प वर्ग आएगा।
पहले इन 5 वर्गों का एकदम आसान तरीका से हम याद कर सकते हैं कि अब देखो इस क वर्ग का क्या है, तो भैया कंठ है। च वर्ग का क्या है, तालु है। ट वर्ग का क्या है, मूर्धा है। ट वर्ग का क्या है, दंत है। और पर वर्ग का क्या है, तो ओष्ठ है। यह उच्चारण स्थान है क्रम से। तो इसका अंग्रेजी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क का के, ट का टी, और यम म का क्या हो जाएगा, यम, और ड का डी, और ओ का हो जाएगा ओ। तो एक ट्रिक आपके सामने बन के आता है, केटीएम 2। क्या ट्रिक आ गया, केटीएम 2, ठीक ना। तो के से कंठ, एटीएम हम लोग सुने तो आप याद करने के लिए क्या कर लीजिए, केटीएम, क्योंकि कंठ होता है। तो केटीएम 2 में होगा, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, और उसका यम से हो जाएगा मूर्धा, और डी से हो जाएगा दंत, और उसके बाद ओ से हो जाएगा ओष्ठ। एकदम क्लियर हो रहा है ना। ये क्रम से, इसलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग भी आपका क्रम से है। तो इस ट्रिक से आप जो स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं, इन 25 स्पर्श व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को एकदम नैनो सेकेंड में क्लियर कर लिए। मतलब आंख बंद करके धाक से आप बताएं, कोई समझ ही नहीं पाया, कैसे बता दिए कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान से आसानी रूप से आप समझ गए होंगे। अब आप समझिए कि जब हम सूत्र को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क वर्ग वाला ही पढ़ेंगे। अब क्या है, सबसे पहले हम जब स्वर पढ़ते हैं सबसे पहले आते हैं आ, फिर ई, फिर ओ, फिर ए आए, फिर ऋषि ऋषि, ए आए ओ ऐसे पढ़े हैं। तो अ से शुरू करते हैं, अ कु, ह विसर्जनीय नाम कंठा, अब याद हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और जब माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले अ पढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है ई चू, च वर्ग दूसरा नंबर पे है, तो इचू य शानाम। अब देखिए यहाँ पर य से शुरू होता है, देखिए इसको एक तरीके से हम ऐसे भी बता, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम छोटा करके तरफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है, आपको जल्दी से उच्चारण स्थान के बारे में और चीज़ें बता दे रहे हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने पहला सूत्र पढ़ा, अ कुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, ठीक ना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका मतलब क्या हो गया, के हो गया। दूसरा क्या है, ई च्यूय शानाम तालु। अब ये क्या हो गया, ये टी हो गया, एटीएम। फिर तीसरा हो जाएगा री टूर शाणाम मूर्धा, मूर्धा से मतलब यम हो गया। फिर उसके बाद चौथा नंबर आता है ली टूल शानाम दंताह, ये क्या हो गया, टी। फिर पंचमा है, पंचमाक्षर अंतिम, तो ओ उप धमा निया नाम ओष्ठव, ये क्या हो गया, ओ हो गया। यही आपका 5 जो हम बताएं वो ये हो गया। फिर उसके बाद जब छठवां सूत्र हम पढ़ते हैं, उप निया नाम ओष्ठव, अब आता है न्या मंग ण ना नाम नासिका, सबका मिला हुआ रूप न हो। चलिए ठीक हो गया। सातवां हम देखते हैं,
एदयतोः कंठतालुः ओदयतोः कंठोष्ठम। ठीक ना। फिर 9वां हो गया आपका वकारस्य दंतोष्ठम। फिर इसके बाद 10वां आपका हो गया जिह्वामूली से जिह्वामूलम। और अंतिम आपका 11वां है नासिका अनुस्वारस्य। ठीक ना। ये हो गया। अब इसको हम समझ रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ आपको क्या दिखा क वर्ग, यहाँ क्या दिखा च वर्ग, यहाँ क्या दिखा ट वर्ग, यहाँ क्या दिखा त वर्ग, यहाँ क्या दिखा प वर्ग। इतना क्लियर हो गया। आ ई। अब ओ इसलिए नहीं आया क्योंकि ओ प वर्ग में आ रहा था, इस वजह से ओ को इन्होंने यहाँ लिखा। फिर अ ई उ फिर री फिर री क्रम से है, बस यही उ यहाँ आ गया इस वजह से आ गया क्योंकि यह प वर्ग में जा रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया था उ को यहाँ ला दिया था। एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से क्रम से ही है। फिर यहाँ पांचों आ जाते हैं, यह मंगला नाम नासिका चत, ये तो पांचों आ गए। अब आ जाता है आपका जो क्या कहते हैं उसको अंतःस्थ और उष्म वर्ण की बातें। देखिए अब यहाँ पर लिखा है य र ल, जो अंतःस्थ में हैं 3 है ना, 4 हैं तो 3 यहीं आ गए आपके क्रम से। य मिल गया, फिर र मिल गया, फिर ल मिल गया, य र ल व, यही होता है। वह आप कहाँ कहाँ है 9वें में है, ये है अंतःस्थ। अब उष्म की बात आती है तो ह मिल गया, श श श उष्म क्रम से है। ह है सबसे पहले हाई वर्ड में ह आता है, फिर तीनों स ले लेंगे क्रम से, जो 13वां सूत्र है श श श र। ठीक ना। तो यही है, तो क्रम से है एकदम, जिससे हम इसलिए इसको बता रहे हैं जिससे आप कभी सूत्र को लिखिए तो आपसे गलती न हो, इसलिए बता रहे हैं। क्लियर ना। तो यहाँ आपने देखा उसमें में ह श श श क्रम से, अवंतहस्त में य र ल और यहाँ आ गया व। एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विसर्ग का सबसे पहला रूप आपको यहाँ मिला और दूसरा रूप यहाँ मिल जाता है। क्लियर एकदम है ना। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने अ ई उ री पढ़ा, फिर ए ऐ ओ औ ये आता है, जो तीसरा चौथा सूत्र है यौंग यौच, तो उसको गुण उसमें बताया था गुण और वृद्धि अलग अलग करना, और यहाँ पर क्या होगा गुण वृद्धि अलग रहे। वैसे ए ऐ ओ औ जैसा हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो ए ऐ पहले आता है, ओ औ बाद में है ना। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अ। तो ए ऐ को पहले ओ औ को बाद में करेंगे तो कंठ तालु कंठस्थ हो जाएगा, और वह भी आपका क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अब आप इसको एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो आपके लिए ट्रिक हमने यहाँ बता दिया KTM 2, फिर हमने लिखने का तरीका बता दिया। अर्थात जब हम आ पढ़ते हैं, फिर ई पढ़ते हैं, फिर ऊ पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे वह प वर्ग में जा रहा है, इसलिए उसको छोड़ के री और री लाएंगे तब प वर्ग लाएंगे। फिर उसका अंतःस्थ वर्ण लेंगे, य र ल लेंगे, वह अंत में 9वें चला जाएगा। फिर उसमें है ह श श श, और फिर उसके बाद क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त व प वर्ग, एकदम क्रम से। क्लियर एकदम ना। तो इस तरह से हम इस उच्चार स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगर इसको याद करने में कोई दिक्कत हो, समझने में कोई दिक्कत हो, या कोई चीज़ें छूट रही हो, तो आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ छूट रही है, अथवा ये चीज़ आपको बता देना चाहिए था।
खैर, तो आज इसको आप अच्छे से, हम इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अध्ययन करिए, और इससे संबंधित प्रश्न जितने भी आपसे बन सकते हैं आप उसको ज़रूर बनाइएगा, उसको याद करिएगा, है कि नहीं। जैसे यही प्रश्न बहुत सारे बन जाएंगे कि ह का उच्चार स्थान क्या है, क का उच्चार स्थान क्या है, अ का क्या है, कौन सा ऐसा उच्चार स्थान है जिसके कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके 2 उच्चार स्थान है, व का उच्चार स्थान क्या है। इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। तो पहले आप इसको आज इतना ही याद करिए, फिर इसके बाद जो इसके विषय में थोड़ा हिंदी में दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। देखने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी जल्दी देख ले रहे हैं, बताया है यही सब गया है और उसमें कुछ अलग से नहीं बताया गया है, ठीक ना। तो ये एक आसान तरीका है जिससे हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। देखिए वही सब खाली लिखा है और कुछ बताया थोड़ा ना है, सिर्फ वही चीज़ लिखे हैं कि किसका क्या क्या उच्चार स्थान है, कैसे कैसे है। अच्छा, उच्चार स्थान में देखिए ये ओष्ठ आप जान ही गए, दंत आप जान ही गए, तालु मूर्धा में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि तालु क्या है और मूर्धा क्या है ना। मान लीजिए आपका ये मुख है, और ये आपके दांत हैं, और ये आपकी जिह्वा है मान लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पीछे चिकनापन होता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे खुरदुरापन होता है। तो ये जो खुरदुरापन वाला एकदम पहले ही है, यहाँ खुरदुरापन वाला जो है आपका वो क्या है, मूर्धा। और जो ये चिकनापन है उसके मूर्धा के पीछे जस्ट वो क्या है, तालु है। इसको आप, दंत माने दांत आपके सामने दिख ही रहे हैं, जिह्वा जीभ दिख ही रही है, ओष्ठ आपके दिख ही रहे हैं। 5 हैं, यही थोड़ा दिक्कत होता है। ओष्ठ में कोई दिक्कत नहीं है, दांत में कोई दिक्कत नहीं, जिह्वा में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है मूर्धा और तालु को समझने में। तो ये जो आगे खुरदुरापन वाला भाग है, जैसे ट ठ ड ढ ड पढ़ते हैं हम, ट वर्ग, तो ये आगे एकदम कादिश टच होता है मूर्धा वाले ऊपर वाले में, और उसी के जस्ट पीछे जब आएंगे तो चिकनापन है अंदर, च छ, तो जीभ जो आपकी है वो जैसे यही जीभ है तो अंदर से ऐसे टच करती है, च छ ज बोलने में, और जब हम ट कहते हैं ऐसे जीभ आती है, आगे आती है। 1 मिनट, क्लियर ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यही जो आपके उच्चारण स्थान है वो इस तरह से हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, ठीक। तो आज अब देखिए ज़्यादा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशू आप नहीं करेंगे इसके विषय में, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से हम उच्चारण स्थान को अच्छे से हम याद कर सकते हैं ना। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सके आप बनाइएगा। इसके नीचे जो भी व्याख्या में इन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जितना हम आपको बताएं उतना ही है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अतः इस तरह से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल जो भी चीज़ें होंगी इससे आगे हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।